जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों, हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लास्ट क्लास में पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। और हम आज उस टॉपिक से आगे पढ़ेंगे जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। दोस्तों, प्रतिबिंब होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो वो उसका फिर परावर्तन होता है। दर्पण क्या होता है? दर्पण जैसे कि हमारे घर में जो शीशा होता है ना, जिसमें हम अपना छवि को देखते हैं, अपना इमेज को देखते हैं, उसी को हम कहते हैं दर्पण। तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दर्पण पे पड़ती है तो दर्पण से पड़ के फिर उसका परावर्तन होता है, अर्थात कि आती है, उस पर टकरा करके फिर वो वापस चली जाती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो अगर सीधा सीधा हमें दिखता है कि हाँ, ये प्रकाश की किरणें वहां से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पे मिल रही है, अगर हम उस चीज को डायरेक्टली देखते हैं कि हाँ यहाँ पे मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वहां पे मिलने से जिस बिंदु पे मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो जहाँ पे हम डायरेक्टली देख पाते हैं कि प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिल रही है, उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ पे हम देखते नहीं है, ऐसा हमें आभास होता है कि यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और अभी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, डायग्राम के माध्यम से भी दिखाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कि कैसे प्रकाश की किरणें मिलती है और कैसे मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन सबसे पहले आपको इस चीज को डायग्राम से दिखाने से पहले मैं आप लोग को सबसे पहले दर्पण के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिर दर्पण कैसा होता है, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण दो प्रकार के होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समानांतर दर्पण होता है और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण होता है। समानांतर दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पहले हम समझेंगे, उसके बाद से हम इसमें देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होता है, कहाँ पे डायरेक्ट हमको दिखता है कि हाँ प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिल रही है, और कहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि नहीं प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिल रही है या फिर वहां से आ रही है। ये चीज को मैं आपको डायग्राम के बारे में डायग्राम से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, दर्पण में हम दो प्रकार के सबसे पहले दर्पण पढ़ेंगे। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। फिर इस गोलीय दर्पण को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं समतल दर्पण के बारे में, थोड़ा सा उसके बेसिक चीज के बारे में जानते हैं कि समतल दर्पण कैसा होता है और गोलीय दर्पण कैसा होता है, और इसको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं और इसको समतल दर्पण क्यों कहते हैं। तो हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि समतल दर्पण जो होता है वो एकदम एक समतल होता है, ऐसे होता है ये, और इसका पीछे का भाग क्या होता है? कलर किया रहता है। ये हो गया हमारा समतल दर्पण, ये हो गया हमारा समतल दर्पण। दर्पण में क्या होता है? शीशा जो हम लोग घर में देखते हैं तो क्या होता है? एक शीशा होता है और उसका पीछे का भाग क्या होता है? पीछे का भाग पेंट किया रहता है, तभी तो उसमें से प्रकाश की किरणें फिर टकरा करके वापस आती है। उसी को हम कहते हैं, जो सीधा होता है उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण को हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आप लोग में, जैसे कि एक ऐसे अगर गोला रहा, कांच का अगर ये टुकड़ा है गोला, ये कांच है, और इसको हम क्या करते हैं कि बीच से इसे काट देते हैं। बीच से अगर हम इसको मिटा दिए तो ये फिर दो भाग में बट गया ना। दो भाग में बटा
तो गोलीय दर्पण ये दो भाग, अभी तक ये कांच ही है। कांच और दर्पण में अंतर होता है, कांच इधर से इधर दिखता है उसमें, और दर्पण जब एक तरफ पीछे हम पेंट कर देंगे तो इस साइड से इस साइड नहीं देख पाएंगे। तो अभी तक ये कांच है, ये गोलीय दर्पण था, गोलीय दर्पण को हमने बीच से काट दिया। तो एक होता है कि जब हम इसको बाहर से पेंट कर देंगे, बाहर से जब हम इसको पेंट कर देंगे तो प्रकाश की किरण इसमें कहां से पड़ेगी, इधर से पड़ेगी। और एक होता है जब हम इसको ये सबसे पहले हमारा क्या था, गोलीय दर्पण था। गोलीय एक गोला का जैसा एक कांच था और इसको हमने बीच से काट दिया। जब मैंने इसको बीच से काटा तो क्या मिला मुझे, ये दो प्रकार का ऐसा मिला। और ये अभी भी कांच ही था, लेकिन जब मैं इसके एक सतह को पेंट कर दिया तब ये हो गया क्या, दर्पण। और दर्पण में आप लोग देखिए कि एक तरफ एक दर्पण में है जो जिसका उभरा हुआ भाग है उसको हमने पेंट किया है, और एक में क्या है जिसमें धंसा हुआ भाग है उसको हमने पेंट किया है। जब ये उभरा हुआ भाग है तो इसमें प्रकाश कहां से पड़ेगी, प्रकाश इसमें धंसे हुए भाग पे पड़ेगी। और इसमें क्या है, धंसा हुआ भाग है, धंसे हुए भाग को मैंने पेंट कर दिया तो अब ये क्या हो गया, प्रकाश हमारी इधर से पड़ेगी। तो प्रकाश जिस चीज पर पड़ती है उसको हम कहते हैं परावर्तक सतह। तो ये हमारा हो गया क्या, परावर्तक सतह, क्योंकि परावर्तन यहीं से होगा, इसी सतह पे होगा। इधर तो पेंट किया हुआ है, इधर पे परावर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रकाश अगर इस पे पड़ेगा तो यहां से टकरा करके फिर वापस जाएगा, यहां से परावर्तन होगा। इसलिए हम इसको कहेंगे इसमें परावर्तक सतह, और फिर हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें, इसको कहेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। जैसे कि अभी हम इस वाले दर्पण में देखते हैं तो इसका परावर्तक सतह ये वाला हुआ, बाहर वाला, तो बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ कि नहीं, उभरा हुआ है कि नहीं है, बाहर वाला सतह उभरा हुआ है और अंदर वाला सतह धंसा हुआ है। तो जिस दर्पण में उभरा हुआ भाग उसका परावर्तक सतह होता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिस दर्पण में इसका धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इस चीज को मैं आप लोग को लिख देता हूं। दोस्तों, गोलीय दर्पण से हम दो प्रकार के दर्पण बनाते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो ये है हमारा उत्तल दर्पण, ये वाला है हमारा कौन सा, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण क्यों है, क्योंकि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, किसमें, उत्तल दर्पण में, उससे उत्तल और उससे उभरा हुआ। तो उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। और आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये गोलीय दर्पण है तो इसका धंसा हुआ भाग तो पेंट किया हुआ है, लेकिन सतह उभरा हुआ कौन सा, इसका परावर्तक सतह। परावर्तन कहां से होगा, इस सतह से होगा, और ये वाला सतह क्या है, ये उभरा हुआ है बाहर की तरफ, इसलिए ये होता है हमारा उत्तल दर्पण। और ये है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है धंसा हुआ रहता है। तो यही तो है हमारा परावर्तक सतह, ये जो उभरा हुआ है बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसमें ये वाला पेंट किया हुआ है। और जो परावर्तक सतह है जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये वाला सतह कहाँ है, ये धंसा हुआ है, इसलिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की यही प्रॉपर्टी होती है कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा होता है। इसमें धंसा होता है अवतल दर्पण में।
और समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण जस्ट ऐसा ही होता है, इसका एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है और यहाँ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में जो दो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। अब मैं इसके बाद शुरू करूंगा, सबसे पहला समतल दर्पण शुरू करूंगा और फिर समतल दर्पण के बाद से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के बारे में बारी बारी से पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं किसको, समतल दर्पण को सबसे पहले शुरू। दोस्तों, समतल दर्पण में परावर्तन दो प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए कि ये अगर एक समतल दर्पण है तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन अगर लंबवत आता है, लंबवत का मतलब होता है कि 90 डिग्री पर, अगर प्रकाश की किरण यहाँ से 90 डिग्री पर डाला जाता है तो ये फिर प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ये 90 डिग्री पर आया, जिस रास्ता से आता है 90 डिग्री पर उसी रास्ता से वापस होता है। लेकिन ये कब होता है, सिर्फ 90 डिग्री में होता है समतल दर्पण में। चाहे कोई से भी गोलीय दर्पण में भी अगर प्रकाश 90 डिग्री पे पड़ेगा तो वो प्रकाश वापस, अगर केंद्र में पड़ेगा तो वो प्रकाश कहाँ होगा, वापस उसी दिशा में रिटर्न हो जाता है। तो ये होता है हमारा समतल दर्पण। प्रकाश अगर 90 डिग्री पर आता है तो फिर 90 डिग्री पर ही रिटर्न हो जाता है। प्रकाश जब समतल दर्पण पर 90 डिग्री पर पड़ता है तो उसी पथ पर वापस लौट जाता है। जिस पथ से आता है 90 डिग्री पर जब पड़ता है तो फिर इसी पथ पर वापस लौट जाता है। लेकिन एक दूसरा कंडीशन होता है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर तिरछी भी तो पड़ती है। प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर तिरछी भी तो पड़ सकती है। तो जब प्रकाश की किरण तिरछी पड़ेगी तो समतल दर्पण से टकराने के बाद से कहाँ जाएगी, फिर ऐसे निकल जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में, हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, अर्थात कि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है अर्थात कि उसी माध्यम में लौट गई, तो ये देखो हवा से आई, इधर हवा है, हवा से आई और ये दूसरा सतह है, कांच है, दर्पण है, यहाँ पर पड़ने के बाद से फिर हवा में ही लौट गई। तो माध्यम तो चेंज नहीं हुआ, हवा है, हवा में ही लौट गई। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और जब प्रकाश का परावर्तन हुआ तो वहां प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होगा ही होगा। यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है और यहाँ पे कोण आई और कोण आर ये दोनों आपस में बराबर हो गए। लेकिन मान के चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन सिर्फ तिरछी ही थोड़ी ना पड़ेगी। मान लो कि एक प्रकाश की किरण एक ऐसे यहाँ से भी तो आ सकती है, दर्पण पे पड़ेगी। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ेगी, ऐसे 90 डिग्री पे पड़ेगी, तभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 90 डिग्री पे पड़ती है तो प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये फिर आएगी और इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और हमें आभास क्या होगा, ऐसा हमें लगेगा, हमने जब पढ़ाया था प्रतिबिंब, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश परावर्तन के बाद जिस दिशा से आती हुई प्रतीत होती है उसी को प्रकाश का वहां पे प्रतिबिंब बनता है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो हमें ऐसा प्रतिबिंब होगा कि ये प्रकाश इधर से गई और नीचे की तरफ ऐसा प्रतिबिंब होगा कि ये इधर से आ रही है, और यहाँ पे ऐसा प्रतिबिंब होगा कि ये जो प्रकाश इधर जा रही है ना, ये यहां से आ रही है। हमें ऐसा प्रतीत होगा, प्रकाश चूंकि आई इस पे और फिर इसी माध्यम में लौट गई, 90 डिग्री पर आई, 90 डिग्री पर ही लौट गई। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रकाश जब 90 डिग्री पड़ता है तो 90 डिग्री पर ही लौट जाता है। तो यहाँ पे भी तो 90 डिग्री पे अगर आएगी तो 90 डिग्री पर ही लौटेगी ना। लेकिन हमारी आंख को ऐसा देखने में लगता है कि प्रकाश नीचे की तरफ से आती हुई प्रतीत होती है, इस रेखा से आती हुई प्रतीत होती है। और
ये प्रकाश जो इधर लौटी तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, और यहाँ पे ये जो मिल रहा है ना, यहाँ पे क्या बनता है, यहीं पे इमेज बनता है। इमेज अर्थात कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। अब आप लोग बताओ कि क्या इसको हम देख पाते हैं? हमें ऐसा आभास होता है, कल्पना कर सकते हैं, हमको ऐसा लगता है कि प्रकाश इधर से आ रही है और ये प्रकाश इधर से आ रही है, इसलिए हमको आभास होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। अर्थात कि समतल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? जब भी अगर ऐसा आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है और बनेगा कि समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व उल्टा पार्श्व उल्टा, अर्थात कि यहाँ पे ये चीज ऊपर है तो ये चीज कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। अगर समतल दर्पण में हम अपना इमेज देखेंगे तो अगर हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब में हमारा बायां हाथ उठ रहा है, उसी को कहते हैं पार्श्व उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब क्यों बन रहा है? क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। ऐसा हमें लगता है, वास्तविक रूप से हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि दर्पण का ये जो प्रकाश है यहाँ से आ रही है या फिर ये फिर आके यहाँ पे मिल रही है, इसलिए इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें दिखता नहीं है, बस हम कल्पना करते हैं, एक तरह से हमें आभास होता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं? हम आभासी प्रतिबिंब को ही हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन जा रहा हूँ समझाने, इसके लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। है ना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्यों बनता है? क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। और पार्श्व उल्टा क्यों प्रतिबिंब बनता है? क्योंकि इसमें हर चीज उल्टा होता है। यहाँ पे ये चीज ऊपर है, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। जो बाएं है वो चीज हमारे इसमें दाएं होता है, अर्थात कि हम दाहिना हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब में लगेगा कि हमारा बायां हाथ उठ रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और टर्म्स को हम समझेंगे, इसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उस समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता होती है, इस विशेषता को हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को बताएं। तो आइए हम देखते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। इसमें आभासी, काल्पनिक, ये दोनों एक ही बात है, आभासी या काल्पनिक। या तो आप आभासी कह लो या फिर आप काल्पनिक कह लो। कहीं पे आपको आभासी भी देखने को मिल सकता है, कहीं पे आपको काल्पनिक भी देखने को मिल सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसमें आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों बनता है? क्योंकि वस्तु अगर यहाँ पे है तो इसका प्रतिबिंब हम ऐसा कल्पना करते हैं कि दर्पण के पीछे बन रही है, इसलिए इसको कहते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु यहाँ है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये हमारा दर्पण है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो जहां भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वहां पे क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वहां पे हम उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पॉइंट,
इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसमें प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही बड़ा होगा। अगर 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब भी हमारा 5 सेंटीमीटर के ही बनेगा, इसका मतलब यही है। और प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम दर्पण में समतल दर्पण में देखेंगे तो हमारा पैर ऊपर दिखेगा और सर नीचे दिखेगा। सर हमेशा ऊपर ही दिखेगा, पैर हमेशा नीचे ही बनेगा। लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब तो हमारा सीधा बनेगा, ऐसा नहीं कि सर नीचे पैर ऊपर, प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनने का मतलब है कि अगर उसमें हमारा दाहिना हाथ है, उसमें लगेगा कि यह हमारा बायां हाथ है। अगर समतल दर्पण में अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में ऐसा प्रतीत होगा कि बायां हाथ हमारा उठ रहा है। इसी को कहते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। तो आप लोग पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है ये चीज समझ गए होंगे। प्रतिबिंब समतल दर्पण में याद रखिएगा कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा। ये प्रतिबिंब, ये हमारी वस्तु है और यहाँ पे प्रतिबिंब है, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये ऐसे यहाँ नीचे आ रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो पार्श्विक रूप से उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना पीछे वस्तु होता है। अर्थात कि अगर ये रहा हमारा दर्पण और वस्तु हमारे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ से, इस दर्पण से यहाँ 5 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। यही इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर क्या होगा, जितनी दूरी पर वस्तु। अगर वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी तो प्रतिबिंब भी हमारा दर्पण से 5 सेंटीमीटर नीचे ही बनेगा। इसका मतलब यही होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना पीछे वस्तु होती है, जितनी पीछे वस्तु क्या होती है, रहती है। ठीक है, तो समतल दर्पण आप लोग को समझ में आ गया होगा। और समतल दर्पण के बाद सब हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में हम फिर उसमें उत्तल और अवतल दर्पण पढ़ेंगे। लेकिन उत्तल और अवतल दर्पण पढ़ने से पहले आज हम गोलीय दर्पण की कुछ जो विशेषताएं हैं, गोलीय दर्पण में कौन चीज कहाँ स्थित होता है, किस चीज को क्या कहते हैं, फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। और उसका नाम हम कैसे रखते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जाता हो दोस्तों, हमारा गोलीय दर्पण सबसे पहले ऐसा ही होता है। उसमें हम क्या करते हैं, बीच से काट के एक का धंसा हुआ भाग को पेंट कर देते हैं, एक को उभरा हुआ भाग को पेंट कर देते हैं। तो उससे क्या मिलता है हमें, उससे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनता है। लेकिन उसके पहले अगर मान लेते हैं कि जब ये गोलीय कांच था, ऐसे गोलीय दर्पण पेंट ऐसे ही था, ऐसे गोल था, तो यहाँ पे एक सर्कल, जैसा कि ये सर्कल जैसा था, तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में एक केंद्र होता है कि नहीं होता है, सर्कल में एक केंद्र होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसको हम आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं सर्कल में, इसको केंद्र कहते हैं सेंटर, और इसको हम कहते हैं आर। उसी प्रकार जब हम इसको, इस गोलीय दर्पण को जब काट देते हैं ऐसे बीच से, और इसको जब हम पेंट कर दिए बाहर से, तो ये वाली लाइन तो जो पहले थी वो तो रहेगी यहाँ पे। तो जब ये गोलीय दर्पण था तो इसका कहीं ना कहीं पे सेंटर था कि नहीं था, सेंटर इसका था। तो इसका सेंटर, जब ये गोलीय दर्पण ऐसे ही होगा तो इसका सेंटर भी कहीं यहाँ पे होगा। इसको हम, इस पॉइंट को हम सी कहेंगे। और जब इसका यहाँ पे सेंटर होगा तो यहाँ पे एक फोकस भी होता है, फोकस भी होता है, इसको हम एफ कहते हैं। और इस सी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आर भी कहते हैं, सी को हम आर भी कहते हैं। ये दोनों नाम से जानते हैं। कहीं पे आपको सी देखने को मिल सकता है, ज्यादातर आपको आर देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं पे सी भी देखने को मिल सकता है। सी क्यों मिलेगा, क्योंकि ये सेंटर है। और आर क्यों मिलेगा, क्योंकि ये पहले क्या था, यही तो हमारा त्रिज्या था, जितना इधर है उतना ही इधर है, दोनों को बीच से काट के इधर बाहर से पेंट कर दिया गया है। तो इसको हम सी और आर दोनों कहेंगे। और इसको हम कहेंगे पोल, इसको हिंदी में कहते हैं हम ध्रुव। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल। और इसको हम पी से सूचित करते हैं। और इस पूरी रेखा को क्या कहते हैं,
सी से लेकर के इस पी तक की रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी हम कहते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सी क्या होता है, एफ क्या होता है, पी क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। सी क्या होता है? सेंटर है। जब ये पहले गोलीय दर्पण था तो यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है ना, बीच में, एकदम बीच में सेंटर है, और इसको इसी को त्रिज्या कहते हैं। तो सी के साथ साथ इसको क्या कहेंगे हम? आर भी कहेंगे, और इसको कहते हैं हम एफ। और एक चीज, एफ जो होता है त्रिज्या की आधी होती है। एफ बराबर r/2 होता है। ये एफ त्रिज्या की, ये पूरी त्रिज्या है, ये एफ है, ये इस पूरी त्रिज्या की एफ क्या होती है? आधी। अर्थात कि त्रिज्या अगर सी से लेके पी तक 20 सेंटीमीटर है तो हमारा एफ क्या होगा? इसका 20 का आधा हो जाएगा। एफ क्या होगा? 20/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस चीज समझ में? इसको मैं प्रूफ करके बाद में एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कि सी बराबर एफ बराबर r/2 कहां से आता है। इसको मैं बाद में एक अलग वीडियो में प्रूफ करके डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा कि एफ त्रिज्या की आधी होती है ये चीज। और ये कौन सा दर्पण हुआ? इसका परावर्तक सतह। प्रकाश इधर ही से जाएगा ना, इधर तो पेंट किया हुआ है, तो प्रकाश इधर से पड़ेगा इस पे। तो जब प्रकाश इधर से पड़ेगा तो इसका परावर्तक सतह कैसा है? अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब ऐसे ही, सेम ऐसे ही अगर हम इस गोलीय दर्पण को काट देते हैं और इसका अंदर जो धंसा हुआ सतह है इसको पेंट करते हैं, अब इसका परावर्तक सतह कैसा है? जैसे उभरा हुआ है ना बाहर की तरफ, इसको कहेंगे हम उत्तल दर्पण। यहां पे लिख रहे हैं, इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसको उत्तल दर्पण क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ है। अब उत्तल दर्पण होने से पहले यहाँ पे क्या था? त्रिज्या था। तो ये हो गई हमारी क्या? त्रिज्या। और एफ, या इसमें भी क्या होता है? ये हो गया सी या फिर आर। ये यहाँ पे ये इसको हम पोल ही कहते हैं। और एफ होता है, एफ इस पूरी त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। अगर त्रिज्या पूरी 20 सेंटीमीटर है तो एफ निकालने के लिए क्या करेगा? उसका आधा कर देंगे, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर या फिर आर क्या होता है। इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं क्योंकि जब ये गोला था, आप लोग को मैंने बताया था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, अब बारी बारी से इसमें देखेंगे कि अगर अवतल दर्पण में, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण में प्रकाश हो सकता है कि ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि प्रकाश सेंटर से होकर के गुजरे, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि प्रकाश फोकस से होकर के गुजरे, ये भी हो सकता है। तो अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि प्रकाश जब मुख्य अक्ष से जाएगा तो इसमें परावर्तन के बाद उसका क्या होगा? फोकस से, अगर प्रकाश यहाँ से फोकस से होकर गुजरेगा तो परावर्तन के बाद क्या होगा? सेंटर से होकर गुजरेगा तो परावर्तन के बाद क्या होगा? इस चीज के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। और सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ये सारा टर्म आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, पोल क्या होता है, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। फोकस क्या होता है? फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। इन सारे टर्म को आप समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि प्रकाश जब प्रधान अक्ष के समानांतर, अर्थात ये प्रधान अक्ष इसके बिल्कुल समानांतर जब जाएगा तो उसका परावर्तन किस तरह से होगा। जब प्रकाश फोकस से होकर गुजरेगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा, तब उसका परावर्तन कैसे होगा। और जब प्रकाश सेंटर से होकर के गुजरेगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या से होकर के गुजरेगा, तब उसका परावर्तन किस प्रकार से होगा। अगली कक्षा में हम ये जानेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।